हाय डियर व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी फॉर कॉम्पिटिशन्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड ये वीडियो, जिसमें सभी फिगर ऑफ स्पीच को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है हमें और देखना है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच है पहला, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कंसोनेंट साउंड। कि अलिट्रेशन वो होता है जिसमें किसी कंसोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति होती है। कंसोनेंट जैसे जो व्यंजन होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यदि उनकी पुनरावृत्ति सेंटेंस में हो रही है तो वहाँ पर अलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ हमारा एग्जाम्पल है सी सेल्स। सी, ये हमारा एग्जाम्पल है सी सेल्स सी शेल्स बाई सी शोर। इसको हिंदी में आप अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते होंगे और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा कि प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति, जो सबसे पहला लेटर होता है कंसोनेंट का, उसकी बार बार रिपीटेशन को ही अलिट्रेशन कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेटर है एस। अब इसमें भी एस आया है, सेल्स में एस आया है, सी शेल्स में एस की पुनरावृत्ति हुई है और सी शोर में भी एस की पुनरावृत्ति हुई है। जब जो सबसे फर्स्ट लेटर होता है उसकी बार बार रिपीटेशन होती है तो वहाँ पर आपका अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार, प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति। उदाहरण, वह समुद्र के किनारे सीपियाँ बेचती थी। तो यहाँ स की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, एस साउंड की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट अनाफोरा। अनाफोरा है द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड। किसी एक ही वर्ड या फ्रेज की एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉज। जो उसका शुरुआती क्लॉज होता है उसमें किसी सेम वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार होती है, सक्सेसिव क्लॉजेस और वर्सेस, तो उसे कहा जाता है अनाफोरा। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग वे। तो यहाँ जो अनाफोरा में आपका जो रॉन्ग वर्ड है इसकी बार बार रिपीटेशन हुई है। देखिए, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। जिस तरह से जब एक वर्ड की बार बार रिपीटेशन होती है तो वहाँ पर अनाफोरा होता है। वहाँ हमारा क्या था, एक कंसोनेंट साउंड था, लेकिन यहाँ पर हमारा वर्ड है। अनाफोरा में वर्ड की रिपीटेशन होती है जबकि अलिट्रेशन में किसी कंसोनेंट साउंड की। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं। अनाफोरा क्या है, क्रमागत उपवाक्यों या छंदों की शुरुआत में एक ही शब्द का या वाक्यांश की पुनरावृत्ति, यानी क्रम से आए हुए छंदों की शुरुआत में जब एक ही शब्द के या वाक्यांश की फ्रेज की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर अनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दुर्भाग्य से मैं गलत दिन पर, गलत समय पर और गलत जगह पर था। तो यहाँ जो गलत है, इस गलत शब्द की बार बार रिपीटेशन हुई है, इसीलिए यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच अनाफोरा है। नेक्स्ट, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है किसी का विरोधाभासी, बिल्कुल विलोम, उल्टा। द जक्सटापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज इन बैलेंस्ड फ्रेजेस। तो इसमें जो संतुलित वाक्यांशों के विपरीत, हिंदी में देख लेते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन। संतुलित वाक्यांशों के में जो बैलेंस्ड हमारा सेंटेंस होता है उसमें विपरीत विचारों का मेल, जब एक वाक्य में विपरीत विचारों का मेल दिखाया जाता है तो वहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनता है एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस का हमारा एग्जाम्पल है, एज अब्राहम लिंकन said
फोक्स हु हैव नो वाइसेस हैव वेरी फ्यू वर्च्यूज़, यानी इसमें अब्राहम लिंकन ने कहा कि वे लोग जिनमें कोई भी बुराई नहीं होती तो उनमें गुण भी बहुत कम होते हैं। यानी उन्होंने यहाँ दो विरोधी बातों को एक साथ बता दिया है, विचारों में विपरीत विचार दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा है एंटीथेसिस। नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होता है किसी को संबोधन करना, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को संबोधित करना, किसी नॉन लिविंग थिंग को या डेड पर्सन को जब हम एड्रेस करते हैं तो वहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है अपोस्ट्रोफी। जब हम डायरेक्टली एड्रेसिंग अ नॉन एग्जिस्टेंट यानी जो मौजूद नहीं है पर्सन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज दो इट वार ए लिविंग बीइंग, यानी जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन को एक जीवित व्यक्ति मानकर उसे एड्रेस किया जाता है तब हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनता है अपोस्ट्रोफी। देखिए यहाँ फिर जो आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, ओ यू स्टूपिड कार यू नेवर वर्क व्हेन आई नीड यू टू बर्ट सीट। तो बर्ट ने मतलब लंबी सांस भरी है, अरे स्टूपिड कार, तो क्या कार तो कोई सजीव होती नहीं है, लेकिन यहाँ कार को क्या लिविंग बीइंग मान लिया गया है। और ओह, यहाँ इसका कॉमा देके ओह दिया है तो यहाँ इसको एड्रेस किया जा रहा है, यू नेवर वर्क, तुम कभी भी काम नहीं करती हो, व्हेन आई नीड यू, जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। तो यहाँ उसने कार को एड्रेस किया है, इसलिए यहाँ हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है अपोस्ट्रोफी। जैसे ओ विंड इस तरह आया हो, ओ विंड करके दिया हो या ओ अर्थ करके दिया हो, तो ये क्या है, ये सभी अपोस्ट्रोफी हैं। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं अपोस्ट्रोफी में ये मार्क भी आता है पहचान के लिए, जिसमें ये मार्क दिया होता है अपोस्ट्रोफी का, तो इससे भी आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एसोनेंस। अब पहले आपने जो पढ़ा था अलिट्रेशन में किसी कंसोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही थी, लेकिन जो एसोनेंस है इसमें स्वरों की एकता यानी वोवेल्स की जो एकता दिखाई जाती है। आइडेंटिटी ऑफ सिमिलैरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वोवेल्स, जो उनसे अंदर जो वोवेल आते हैं उसमें वोवेल्स की समान ध्वनि दिखाई जाती है। उसमें तो पहला लेटर पहला कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था, लेकिन जो एसोनेंस होता है इसमें किसी वर्ड के अंदर आए हुए वोवेल साउंड की रिपीटेशन होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल देखने में मिल रहा होगा, हाउ, नाउ, ब्राउन, काउ। अब इसमें आपका सेम जो रिपीटेशन हो रहा है वो ओ का रिपीटेशन हो रहा है। ओ एक वोवेल है तो वोवेल की यहाँ बार बार रिपीटेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एसोनेंस। नेक्स्ट काइस्मस। जो काइस्मस है ये कौन सा फिगर ऑफ ए वर्बल पैटर्न इन विच द सेकेंड हाफ ऑफ एन एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द फर्स्ट वन बट विद द पार्ट्स रिवर्स। तो वो स्पीच जिसमें सेकंड हाफ किसी विचार का जो सेकंड हाफ होता है और किसी फर्स्ट वन के अगेंस्ट होता है, एक मौखिक पैटर्न जिसमें एक अभिव्यक्ति का दूसरा भाग पहले के मुकाबले संतुलित होता है, लेकिन भागों को क्या कर दिया, उलट दिया जाता है। या संतुलित तो होता है लेकिन उनको उल्टा कर दिया जाता है, तब वहाँ पर हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो काइस्मस बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, द फेमस शेफ सेड पीपल शुड लिव टू ईट। कि फेमस शेफ ने कहा कि पीपल शुड लिव टू ईट। अब नेक्स्ट में कह रहा है वो नॉट ईट टू लिव, कि उन्हें जीने के लिए, नॉट ईट टू लिव जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, लोगों को जिंदा रहना चाहिए खाने के लिए, न कि खाने के लिए जीने के लिए खाना चाहिए। तो यहाँ इसने दोनों भागों को उल्टा कर दिया है, यहाँ इसको और इसको जस्ट उल्टा कर दिया, इसलिए यहाँ पर काइस्मस फिगर ऑफ स्पीच बनती है। यूफिज्म। यूफिज्म क्या होता है, यहाँ होती है, इसको हिंदी में हम व्यंजना कहते हैं, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ
inoffensive term for one considered offensively explicit, कि वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आक्रामक रूप से यानी बड़े ही आक्रामक तरीके से किसी के लिए अपनाए जाने वाले जो अपमानजनक यानी डायरेक्टली हम किसी की इंसल्ट ना करें और कोई इनडायरेक्ट वे में हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तब वहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है यूफिज्म। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में है वी आर टीचिंग आवर टोडलर हाउ टू गो पॉटी, बॉब सेड। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल है जिसमें दिया कि बॉब ने कहा कि हम अपने बच्चे को पॉटी करना सिखा रहे हैं, पॉटी के लिए जाना सिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही आपत्तिजनक वर्ड है जिसको इनडायरेक्टली किसी के अपमान में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर बनता है यूफिज्म। हाइपरबल वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, या तो किसी चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया जाता है या बहुत छोटा कर दिया जाता है। यानी अगर आपके किसी सामने कोई घटना 10% हुई है, आपको उसको 100% में शो करें तो वो हाइपरबल होता है। जैसे कि एन एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट, द यूज एक्सक्रेटेड टर्म फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसाइज और हाइटेंड इफ़ेक्ट, यानी किसी इफ़ेक्ट को ज़्यादा दिखाने के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है उसे हाइपरबल बोला जाता है। जैसे आई हैव अ टन ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन आई गेट होम, इसमें कहा गया कि जब मैं घर पर होता हूँ तो मेरे पास टनों काम होता है। तो यहाँ टनों काम, क्या किसी व्यक्ति के पास टनों काम हो सकता है, टनों चीज़ें हो सकती हैं करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, उसको यहाँ हाइपरबल का यूज़ किया गया है। और ये वर्ड्सवर्थ की लाइन से है, डैफोडिल पोएम से 10,000 आई सॉ एट ए गैलेंस। तो ये भी हाइपरबल है कि मैंने एक निगाह में दसियों हज़ार फूलों को देखा, जहाँ वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स में कहा है। तो डैफोडिल्स में उन्होंने हाइपरबल का ही यूज़ किया है, जो उनकी फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबल है। तो आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आयरनी, द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द अपोजिट, जब शब्दों का यूज़ कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल, जो उनका शाब्दिक अर्थ है उसका उल्टा रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ऑल्सो ए स्टेटमेंट और सिचुएशन, और एक वाक्य भी और एक सिचुएशन भी। वेयर द मीनिंग इज़ कंट्राडिक्टेड, जो उसकी मीनिंग होनी चाहिए उसके जस्ट विपरीत होती है। बाय द अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया, जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है और विचार को प्रकट करने का तरीका होता है उसका जस्ट उल्टा मीनिंग देता है। तो वहाँ पर हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है आयरनी बनती है। जैसे ओह आई लव स्पेंडिंग बिग बक्स सेड माई डैड ए नोटोरियस पेनी पिंचर। तो यहाँ हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। लिटोट्स, नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है लिटोट्स। ए फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट in which an affirmative is expressed by negating its opposite। तो जब किसी नेगेटिव वर्ड के द्वारा किसी अफर्मेटिव सकारात्मक विचार को व्यक्त किया जाता है, जब जिसमें एक खामोशी होती है, जिसमें एक सकारात्मक भाषण की एक आकृति जिसमें एक खामोशी होती है, जिसमें एक सकारात्मक इसके विपरीत को नकार कर व्यक्त किया जाता है। तो वहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है लिटोट्स। फॉर एग्जाम्पल, $1 million इज़ नो स्मॉल चंक ऑफ चेंज।
कि $1 मिलियन जो है परिवर्तन का कोई छोटा हिस्सा नहीं है, यानी $1 मिलियन परिवर्तन होना कोई परिवर्तन का छोटा हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारी मेटाफर। मेटाफर होता है कोई आरोपित उपमा जिसमें किसी को वही मान लिया जाता है जिससे उसकी तुलना की जाती है। टू डिफरेंट थिंग्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है और उसको वही मान लिया जाता है जैसे कि वो वही हो। जैसे कि राम को मोहन मान लिया जाए या मोहन को राम मान लिया जाए। तो इस तरह से जो कंपैरिजन होता है वहाँ मेटाफर होता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, कि पूरा संसार क्या एक स्टेज है। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार बनता है वो रूपक है, मेटाफर। नेक्स्ट मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है? ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एनदर विद विच it is closely associated. Also the rhetorical strategy or describing something indirectly by referring to things around it, यानी अलंकार जिसमें किसी पदार्थ के लिए उनका नाम कहा जाता है। भाषण की एक आकृति जिसमें एक शब्द या वाक्यांश दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है जिसके साथ यह निकटता से जुड़ा होता है। इसके अलावा इसके आसपास की चीज़ों का जिक्र करके अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का वर्णन करने की अलंकारिक रणनीति को मेटोनिमी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, दैट स्टफ्ड सूट विद द ब्रीफकेस इज़ अ पुअर एक्सक्यूज फॉर ए सेल्समैन, कि द मैनेजर सेड एंग्रीली, कि मैनेजर ने नाराज़ होते हुए कहा कि दैट स्टफ्ड सूट विद द ब्रीफकेस, कि वो सूट ब्रीफकेस से भरा हुआ किसी सेलर के लिए एक तुच्छ सा एक्सक्यूज़ है। नेक्स्ट ओनामेटोपिया। ओनोमेटोपिया होती है, इसमें कोई साउंड होता है जो इसके मीनिंग को सजेस्ट करता है। किसी जो साउंड का वर्ड होगा उससे हमें पता चलता है कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। इसमें किसी की भी आवाज़ हो सकती है, जानवरों की आवाज़ हो सकती है, पानी की आवाज़ हो सकती है, हवा की आवाज़ हो सकती है, यानी किसी की भी आवाज़ जब किसी में सजेस्ट होती है तो वहाँ ओनोमेटोपिया हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है। जैसे कि द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट इनिशिएट द साउंड एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस दे रेफर टू, यानी वहाँ जो शब्द साउंड होता है और जिस एक्शन को रेफर करता है वहाँ ओनोमेटोपिया होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, द क्लैप ऑफ थंडर, जो थंडर है बादलों की गरजने की आवाज़ है। बेंट बैंग एंड स्केयर्ड माई पुअर डॉग, तो यहाँ क्या है कि जो बादलों की गरजने की आवाज़ से मेरा कुत्ता क्या है, डर गया। तो यहाँ जो आवाज़ है वो उसको सेंस को प्रकट कर रही है कि बादलों की गरजने की आवाज़। तो यहाँ थंडर से हमें पता चल रहा है कि यहाँ ओनोमेटोपिया है। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास। एक ही व्यक्ति या वस्तु में दो विरोधी बातें जब प्रकट की जाती हैं तो वहाँ हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है ऑक्सीमोरन। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनकॉन्ग्रुअस और कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाई साइड, कि वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो विरोधाभासी चीज़ें एक दूसरे के विपरीत दिखाई जाती हैं, उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। ही पॉप्ड द जम्बो श्रिम्प इन हिज माउथ, तो यहाँ हमारा ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन का। नेक्स्ट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है कि पैराडॉक्स वो है ए स्टेटमेंट दैट अपीयर टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, एक स्टेटमेंट जो अपने आप के विरोधी तत्व दिखाता है उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो यहाँ दो बातें विरोधी हो गई, बिगिनिंग और एंड, तो ये क्या हो गया हमारा
पैराडॉक्स, सैड आई यूर ऑलवेज द पेसिमिस्ट। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव मान लिया जाता है, किसी नॉन लिविंग को सजीव मान लिया जाता है और उसका वर्णन किया जाता है सजीव की तरह, तब वहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है पर्सोनिफिकेशन। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इंटीमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्शन इज एंडोड विद ह्यूमन क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, यानी जब किसी निर्जीव में मानवीय गुणों की कल्पना कर दी जाती है तब हमारी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन बनती है। जैसे डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स, एग्जाम्पल डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स। तो यहाँ डेथ को इन्होंने सजीव मान लिया है, और डेथ वैसे तो सजीव होती नहीं, ना उसके हाथ पैर होते हैं, लेकिन उसको एक सजीव प्राणी मान लिया और उसके हाथ पैर दिखाए, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह से जब किसी निर्जीव को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव मान लिया जाता है तब हमारी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन बनती है। नेक्स्ट पन क्या होता है? ए प्ले ऑन वर्ड्स, ये शब्दों के साथ खिलवाड़ होता है। समटाइम्स ऑन डिफरेंट सेंसेस ऑफ द सेम वर्ड, कभी कभी एक ही शब्द के बहुत सारे सेंस निकाल दिए जाते हैं। एंड समटाइम्स ऑन द सिमिलर सेंस और साउंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, और कभी कभी डिफरेंट वर्ड का सेम साउंड और सेम मीनिंग निकाल दिया जाता है। तो वहाँ पर हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो है पन। जैसे जैसी लुक्ड अप फ्रॉम हर ब्रेकफास्ट एंड सेड ए बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज़ हार्ड टू बीट। तो यहाँ हमारी फिगर ऑफ स्पीच है पन, कि एक उबले हुए अंडे को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है प्रत्येक सुबह में। नेक्स्ट सिमिली, ए स्टेटेड कंपैरिजन यूजुअली, ऐसा कंपैरिजन जिसमें किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है लेकिन उसके साथ में वर्ड यूज़ होते हैं सो, लाइक, एज। अगर ये वर्ड आते हैं तो हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। जैसे सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो यहाँ हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन गया एज से हमें क्या पता चल गया कि ये सिमिली है। ऐसे ही सी इज लाइक ए स्टार, अब यहाँ लाइक आ गया, लाइक ए स्टार। तो यहाँ क्या लाइक वर्ड आया है, लाइक से हमें पता चल रहा है कि ये सिमिली है। सिनेक्डोची क्या होता है? ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल। सिनेक्डोची वो होता है जब किसी छोटे से हिस्से को प्रयोग किया जाता है पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी एक पार्ट से हम किसी चीज़ को पूरे को प्रेजेंट करें तो वहाँ पर हमारा होता है सिनेक्डोची। जैसे टीना इज़ लर्निंग हर ABCs इन प्री स्कूल, यानी यहाँ दिया है जो ABC है इसको छोटे से रूप में यूज़ किया है लेकिन ये बड़े वर्ड को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है सिनेक्डोची। अब है अंडर स्टेटमेंट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है अंडर स्टेटमेंट। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए राइटर और स्पीकर डेलिबरेटली मेक्स आ सिचुएशन सीम लेस इम्पोर्टेंट और सीरियस देन इट इज़। जब कोई राइटर किसी सिचुएशन को कम महत्वपूर्ण बना देता है, जितनी वो महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण बना देता है, तब हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो है अंडर स्टेटमेंट, यानी किसी चीज़ को अनदेखा कर देता है। जब राइटर छोटा बना देता है, जहाँ बहुत बड़ी समस्या वहाँ उसे छोटा दिखा दिया जाए तो उसको अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे यू कुड से बेब रुथ वाज ए डिसेंट
बॉल प्लेयर। द रिपोर्टर सेड विद ए विंक, के रिपोर्टर ने कहा कि यू कुड से बेब रुथ वाज ए डिसेंट बॉल प्लेयर।